जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी पर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर बिना स्किप किए हुए देखें। और अगर आपको वीडियो अंत में पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन्स के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं: देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो। देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे से निर्धारित करके चलें और लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ते रहें, अग्रसर रहें, किसी भी दिन रुकने का नाम ना लें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है: त्रिपुरा सरकार लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने की मदद करने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि त्रिपुरा सरकार ने किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है जिससे वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। आपके ऑप्शंस हैं: ए डिजिटल त्रिपुरा, बी जागृत त्रिपुरा, सी इनोवेटिव त्रिपुरा और डी एडवांस त्रिपुरा। तो दोस्तों, याद रखें कि त्रिपुरा सरकार ने जागृत त्रिपुरा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत लोग, वहां के स्थानीय लोग, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। पूर्वोत्तर राज्य के नागरिकों को सशक्त करेगा। यह कौन सा जागृत त्रिपुरा जो पोर्टल है, यह पूर्वोत्तर राज्य के नागरिकों को सशक्त करेगा। डिजिटल मंच राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी नेतृत्व वाले नवाचार परिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए की गई कई सक्रिय पहलों में से एक है। यह परियोजना इजी गवर्नमेंट एक जियो ग्रुप कंपनी द्वारा विकसित की गई थी और यह त्रिपुरा के सभी निवासियों के लिए उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, याद रखें कि यह सभी निवासियों के लिए उपलब्ध है तथा यह सशक्त बनाने के लिए है नागरिकों को, और केंद्र तथा राज्य की समस्त योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं: ए एंटोनियो गुटेरेस, बी एंगर एंडरसन, सी मॉरिस स्ट्रॉन्ग और डी लिगिया नोरन्हा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में लिगिया नोरन्हा को नियुक्त किया गया है, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, लिगिया नोरन्हा। इससे पहले लिगिया नोरन्हा ने नई दिल्ली में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट में कार्यकारी निदेशक और संसाधन विनियमन और वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाग के निदेशक के रूप में काम किया है। दोस्तों, अगर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की तरफ नजर डालें दोस्तों हम, तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष इंगर एंडरसन और सहायक महासचिव लिगिया नोरोन्हा हैं। इसके संस्थापक मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे तथा इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है: हाल ही में वेतन खाते संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? आपके ऑप्शन हैं: ए भारतीय स्टेट बैंक, बी ICICI बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक और डी HDFC बैंक। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में खाते संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने साझेदारी की है। कोटक वेतन खाते के माध्यम से भारतीय सेना के सभी कर्मियों को कोटक के उत्पादों और सेवाओं की पूरी श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसमें एक शून्य शेष वेतन खाता भी शामिल है। यह समझौता ज्ञापन कोटक को भारतीय सेना के लिए विशेष लाभ के साथ सभी सैन्य कर्मियों के लिए, सक्रिय और सेवानिवृत्त दोनों के लिए, अपने वेतन खाता प्रस्ताव की पेशकश करने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों, याद रखें कि यह भारतीय सेना को सबसे पहले कोटक के सभी उत्पादों की श्रृंखला तक पहुंच बनाने में बहुत सहायक होगा। अगर यहाँ पर और ऑप्शन रखा जाएगा, यह कोई कंपलसरी या बाध्यता नहीं होगी सैनिकों के साथ कि वह कोटक महिंद्रा बैंक को ही चुने। वह ऑप्शन रख सकता है अपने खाते मैनेज करवाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक सैनिकों के आगे। तो आप यह बहुत अच्छे से याद रखें। और कोटक की भारतीय सेना के लिए विशेष लाभ के साथ ही सभी सैन्य कर्मियों के लिए, सक्रिय और सेवानिवृत्ति दोनों के लिए, अपना वेतन खाता प्रस्ताव की पेशकश करने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों, यह लाइन से आप समझ लें कि यह सिर्फ प्रस्ताव पेश कर सकता है, स्वीकार करना नहीं करना सैनिकों के हाथ में है। वह अपनी सैलरी चाहें तो किसी भी खाते में ले सकते हैं। हम कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ नजर डालेंगे दोस्तों, तो कोटक महिंद्रा बैंक के CEO वर्तमान उदय कोटक तथा इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई
महाराष्ट्र में स्थित है तथा इसकी टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल इसकी टैगलाइन है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं ए HDFC ERGO, बी CDB ERGO, सी LIC ERGO और डी SBI ERGO। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में HDFC ERGO ने बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर लॉन्च किया है और यह अनूठा कवर किसी भी तबाही या प्राकृतिक आपदा के आने पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, वित्तीय संस्थानों और बैंकों की बैलेंस शीट की सुरक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। यह वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट पर प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो उधारकर्ताओं द्वारा EMI का भुगतान न करने या भूकंप या बाढ़ चक्रवात जैसी कई आपदाओं के कारण होता है। तो दोस्तों कई बार ये होता है कि जो उधारकर्ता होते हैं, मतलब जिनको लोन दिया जाता है बैंकों की साइड से, वह अपनी EMI किस्त नहीं भरते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए तथा प्राकृतिक आपदाओं और तबाहियों से सुरक्षा के लिए, जिसकी वजह से बैंक घाटे में जा रहे होंगे, HDFC ERGO ने बिजनेस किस्त सुरक्षा नाम से एक कवर लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह नाम बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि इसको चांसेस हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाने के। अब हम दोस्तों नज़र डालेंगे HDFC ERGO की तरफ। तो इसके वर्तमान CEO रितेश कुमार और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जबकि HDFC ERGO की स्थापना सन 2002 में की गई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए अजय भूषण पांडे, बी तरुण बजाज, सी सौरभ अठवाले और डी मनोहर देश पांडे। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में तरुण बजाज जी को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तरुण बजाज ने पिछले मई में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार संभाला था, उस समय जब भारत ने कोविड-19 महामारी के कारण इतिहास में सबसे खराब विकास संकुचन देखा था। दोस्तों आपको बता दें कि तरुण बजाज वित्त मंत्रालय में नए नहीं है, यह इनका तीसरा कार्यकाल है सचिव के तौर पर, तो इनको अनुभव भी बहुत है और अब यह राजस्व सचिव के अतिरिक्त प्रभार को भी संभालेंगे और साथ ही आर्थिक मामलों के सचिव के पदभार को तो ये संभाल ही रहे हैं। इस पद को ग्रहण करने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। तो याद रखें दोस्तों कि तरुण बजाज जी के पास कुछ ना कुछ अतिरिक्त प्रभार रहा है। इससे पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे और वहाँ से अब यहाँ पर आर्थिक मामलों के तो सचिव हैं ही, साथ में राजस्व सचिव का भी प्रभार संभालेंगे। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पोस लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसके साथ साझेदारी की है? NPCI ने किसके साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है ए पेटीएम पेमेंट्स, बी SBI पेमेंट्स, सी फोन पे और डी गूगल पे। तो दोस्तों आपको बता दें कि व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पोस्ट लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने SBI पेमेंट्स के साथ साझेदारी की है। रुपे सॉफ्ट पोस्ट समाधान मामूली लागत पर खुदरा विक्रेताओं का लागत प्रभावी स्वीकृति बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। तो दोस्तों यह किसके लिए? खुदरा मतलब होलसेल रिटेलर्स जो होंगे, आप इंग्लिश में सुन लें, बहुत से लोगों को खुदरा विक्रेता समझ नहीं आएगा, तो होलसेल रिटेलर जो होंगे ना, उनके लिए यह लागत प्रभावी स्वीकृति बुनियादी ढांचा मतलब उसका जो बेस होगा उसके लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। इसके बाद यह अभिनव समाधान खुदरा विक्रेताओं के लिए NFC सक्षम स्मार्टफोन को मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों में बदलने की क्षमता देता है। तो दोस्तों जो इस अपने खुदरा मतलब होलसेल रिटेलर्स होंगे वह अपने स्मार्टफोन को एक मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल बना सकते हैं, जिससे उनकी बिक्री भी बढ़ सकती है और उनका मार्केट नेटवर्क भी बढ़ सकता है। तो इसका यह बेनिफिट होगा किसके लिए? खुदरा विक्रेताओं के लिए। रुपे सॉफ्ट पोस्ट व्यापारियों को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों के रूप में अपने निकट क्षेत्र संचार सक्षम स्मार्टफोन का उपयोग करने में सक्षम करेगा और एक साधारण टेप और भुगतान तंत्र के माध्यम से 5,000 रुपये तक का भुगतान स्वीकार करेगा। तो दोस्तों इसकी लास्ट लिमिट अगर भुगतान स्वीकार की देखें तो 5,000 रुपये है, यह भी आप याद रखें। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मतलब NPCI की तरफ। तो NPCI के वर्तमान MD और CEO दिलीप असवे हैं और NPCI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। NPCI की स्थापना सन 2008 में की गई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कम लागत वाले ऑप्टिकल्स
स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन और विकास किया है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय वैज्ञानिकों ने, बी अमेरिकी वैज्ञानिकों ने, सी इटली वैज्ञानिकों ने और डी ताइवान वैज्ञानिकों ने। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन और विकास किया है। दोस्तों यह ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ दूर की आकाशीय वस्तुओं से मंद प्रकाश के स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है। तो दोस्तों जो आकाशीय वस्तुएं होंगी उनसे जिनसे कम प्रकाश भी आ रहा होगा, कम प्रकाश आ रहा होगा, उसको भी यह पता लगा सकता है, उसमें सक्षम है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? आपके ऑप्शन है ए 5.8%, बी 2.8%, सी 4.8% और डी 6.8%। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी की है। चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी थी, जो कि पिछले 45 साल में सबसे कम वार्षिक आर्थिक विकास दर थी। चीन का लक्ष्य 2021 में 11 मिलियन से अधिक नए शहरी रोजगार पैदा करना है। अब दोस्तों नजर डालेंगे चीन की तरफ, तो जैसे देख सकते हैं एशिया महाद्वीप में स्थित चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो आप इसे याद रखें दोस्तों। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में चीन से बड़े रूस, कनाडा और अमेरिका हैं। तो रूस, कनाडा, अमेरिका के बाद चीन। और दोस्तों आप याद रखें कि विश्व में सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने का रिकॉर्ड चीन के ही नाम है। यह कुल 14 देशों से सीमा साझा करता है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी या युआन भी बोला जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। दोस्तों यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश भी चीन ही है। दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि गेहूं के उत्पादन में, चावल उत्पादन में, कपास उत्पादन, चाय उत्पादन, तंबाकू, लोहा, मूंगफली, सोना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आप आंख बंद करके चीन लगा देना, ये सोच के कि क्षेत्रफल ज्यादा है तो उत्पादन ज्यादा होता ही होगा। तो कौन कौन में दोस्तों, गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोना, ये इनका उत्पादन है चीन में हाईएस्ट, विश्व में प्रथम स्थान पर। और यहाँ पर स्थित तकलामाकन का मरुस्थल एक बहुत महत्वपूर्ण मरुस्थल है, जो भारतीय एग्जामिनर की दृष्टि से उनका फेवरेट बनता है और वह पूछते रहते हैं। तो आप इसे याद रखें कि तकलामाकन का मरुस्थल चीन में स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, कहाँ एक रिट याचिका दायर कर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में एक निदेशक की नियुक्ति की मांग की गई है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी सांसद। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझा दें, शायद ना आया हो, कि हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई में एक निदेशक की नियुक्ति को मांग के लिए एक रिट याचिका दायर की गई है। और आपसे पूछा गया है कि वह रिट याचिका दायर कहाँ की गई है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के पास, बी लोकसभा में, सी सर्वोच्च न्यायालय में और डी संसद में। तो दोस्तों आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई में एक निदेशक की नियुक्ति की मांग की गई है। डीएसपीई के तहत पुलिस महानिरीक्षक के रूप में सीबीआई का निदेशक संगठन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध अन्वेषण के मामले में परीक्षण की शक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर डालेंगे तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का गठन संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के तहत होता है और संविधान का आपको विस्तार में वर्णन अनुच्छेद 124 से लेके 147 के बीच में मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों याद रखें बहुत अच्छे से कि भाग 5 के अध्याय 4 के अंतर्गत इसका गठन होता है और अनुच्छेद 124 से 147 के बीच इसके वर्णन मिलता है। और इसका गठन अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर देखें तो 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में यह नई दिल्ली में स्थित है। इसकी खंडपीठ अलग हो सकती हैं, लेकिन यह मुख्य अपना सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान जजों की संख्या देखें सर्वोच्च न्यायालय में तो 33+1 जज चलते हैं, जो एक चीफ जस्टिस होते हैं मतलब मुख्य न्यायाधीश, और 33
अन्य न्यायाधीश। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस श्री शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। तो आप याद रखें दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, लोकतंत्र रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को किस तरह के राष्ट्र की श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए मुक्त राष्ट्र, बी आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र, सी गैर मुक्त राष्ट्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखें कि लोकतंत्र रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि भारत में अब पूर्णता से लोकतंत्र नहीं रहा है, कहीं कहीं मानव अधिकारों पर रोकें लग रही हैं। भारत को 2018, 2019 और 2020 के लिए फ्रीडम हाउस को रिपोर्ट में मुक्त दर्जा दिया गया था। 1973 में फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट शुरू की, जिसने प्रत्येक देश में स्वतंत्रता के स्तर का आकलन किया और उन्हें एक संख्यात्मक स्कोर के साथ रैंक किया। दोस्तों इनका कहना है कि भारत में मीडिया वालों को ठीक से आज़ादी नहीं है और स्टूडेंट्स को ठीक से आज़ादी नहीं है। बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिन्हें ठीक से आज़ादी नहीं मिली है, इस वजह से ये नंबर काटे गए हैं और भारत को मुक्त राष्ट्र से आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र की श्रेणी में रखा गया है। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल SLH एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।